हे भगवान! ये शावर भी अचानक बंद हो गया, क्या करूँ अब? वेदिका और सूर्यांश एक जरूरी ऑफिस मीटिंग के लिए दूसरे शहर आए थे और दोनों ने अलग-अलग कमरों में स्टे किया था। इन दोनों की बचपन में ही सगाई कर दी गई थी, लेकिन उन दोनों के पापा एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त थे, इसीलिए वे दोनों साथ मिलकर अपना पुराना बिजनेस संभाल रहे थे। नहाने के लिए बाथरूम में घुसी वेदिका तो पानी ही बंद हो गया। बाथरूम का गाउन पहनकर बाहर निकली। वो बहुत सावधानी से सूर्यांश के कमरे में घुस गई, जो अभी-अभी शावर लेकर टॉवल लपेटे बाहर निकला था। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? कार्ड स्वाइप करके सूर्यांश ने हैरान होकर पूछा। हटो आगे से, मुझे शावर लेने दो। वो सीधा बाथरूम में घुस गई, जबकि सूर्यांश हैरान होकर उसे देखता रह गया। प्लीज टॉवल तो पकड़ा दो, अंदर से उसकी आवाज आई। सूर्यांश ने अपना एक्स्ट्रा टॉवल उसे थमाया। अगले ही पल जब वो खुद पर टॉवल लपेटे बाहर निकली, तो सामने सूर्यांश को बिना शर्ट के देख उसने चीख मार दी। वो भागकर अपने कमरे में गई, तैयार हुई और फिर सूर्यांश के कमरे में दाखिल हुई। सूर्यांश अपनी ऑनलाइन मीटिंग में बिजी था। वेदिका ने माथे पर बल डाले उसे घूरा। उसकी हील्स की टिक-टिक सूर्यांश के सब्र को आजमा रही थी। ये प्रोजेक्ट मेरा था, तुमने इसे कैसे रिजेक्ट किया? वो एक फाइल उसके सामने पटकती हुई चिल्लाई। मिस्टर नमन, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सूर्यांश ने मीटिंग खत्म की, ब्लूटूथ कानों से उतारा और कुर्सी को उसकी तरफ घुमाया। वो उसे सिर से पैर तक देखने लगा। वेदिका इस वक्त व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट और गोल्डन शर्ट में थी। उसने अपने दुपट्टे को गले में डाला हुआ था और उसकी भूरी आंखें गुस्से से चमक रही थी। कहने को तो वे दोनों मंगेतर थे, पर आज तक ना उन्होंने इस रिश्ते को निभाया, ना ही करीब आए, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के नुकसान में था, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। सूर्यांश ने शांति से कहा। तुम होते कौन हो मेरे अप्रूव किए हुए प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने वाले? वो टेबल पर दोनों हाथ जमाकर उसके करीब झुकते हुई अंगारे बरसाती आंखों से बोली, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के फायदे नुकसान को ध्यान में रखकर ही मैं फैसले लेता हूँ, समझी तुम? इस बार सूर्यांश भी भड़क गया। देखती हूँ कब तक। जितने तुम्हारे शेयर्स हैं इस कंपनी में, उतने ही मेरे भी हैं। हम बराबर के पार्टनर हैं, अंडरस्टैंड? मेरी हैसियत को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लगातार चिल्लाने पर सूर्यांश गुस्से से अपनी जगह से उठा। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी, लेकिन सूर्यांश गुस्से में नहीं रुकने वाला था। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। मेरे सामने आइंदा ऊंची आवाज में बात मत करना। मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और तुम तो वैसे भी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हो। धीमी लेकिन सख्त लहजे में कहते हुए वो वेदिका को अंदर तक तिलमिला गया। दफा हो जाओ, मुझसे दूर ही रहना मिस्टर सूर्यांश, वरना मैं वो जहर हूँ जो किसी की रगों में घुस जाए तो उसे जीने नहीं देती। वो उसके सीने पर हाथ जमाकर पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली, पीछे हटो वरना मैं तुम्हारा चेहरा नोच लूंगी। उसने अपने लंबे नाखूनों को उसके चेहरे के करीब लाकर धमकी दी। अगले ही पल सूर्यांश ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़कर उसे अपनी कमर के करीब खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। सूर्यांश के मजबूत शरीर से टकराकर वेदिका के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। दोनों ही स्तब्ध थे। ये पल बहुत भारी था। सूर्यांश की पकड़ सख्त होती जा रही थी। वेदिका ने अचानक ही उसके गाल पर जोर से दांत गड़ा दिए। वो झटके से पीछे हटा। जंगली बिल्ली, पागल हो गई हो क्या? वो अपने गाल पर हाथ रखे उसे घूरता हुआ बोला। उसकी दाढ़ी वाली त्वचा पर दांतों के निशान साफ उभर आए थे। वेदिका ने उसके चेहरे के भाव देखते हुए झिझक के साथ अपने कंधे उचकाए और फौरन दरवाजे की तरफ लपकी। वो जानती थी कि अगर थोड़ी देर और रुकी तो सामने खड़ा शख्स सूद समेत उसका बदला लेगा। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना सूर्यांश, ये आखिरी चेतावनी है। वो सख्ती से बोलते हुए बाहर निकल गई, जबकि सूर्यांश अपना गाल सहलाता उसे कोसता रह गया। इधर घर पर वेदिका के अंकल, जो ये सब जानते थे, परेशान थे। बेटा, हो क्या गया है आपको?
थोड़ा सब्र कर लो, सूर्यांश को घर आने दो, फिर बात करते हैं। अंकल ने हालात को संभालने की कोशिश की, पर वेदिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे बस अपना प्रोजेक्ट साबित करना था, जबकि सूर्यांश पहले ही उसके अंकल से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर चुका था कि यह कंपनी के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इस वक्त प्रोजेक्ट संकट में था। मटेरियल में भारी धांधली की वजह से बहुत सी नामी कंपनियों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, लेकिन हमारी वेदिका को इस प्रोजेक्ट में मुनाफा ही मुनाफा नजर आ रहा था और वो इसे हर हाल में पूरा करना चाहती थी। सूर्यांश के कमरे में आने पर वेदिका ने मुंह बिगाड़ा। वो अपने अंकल के करीब बैठी थी। सूर्यांश सब समझ गया था। वो बहुत थक कर आया था, उसे हल्का बुखार भी था और स्वभाव में चिड़चिड़ापन था। अब यहाँ बहस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। क्या हुआ सूर्यांश, बेटा तबीयत ठीक है ना? अंकल ने उसकी अस्वस्थता देखते हुए चिंता से पूछा। जी अंकल, बस थोड़ा हल्का बुखार है, वो अपना सिर दबाते हुए बोला, जबकि वेदिका को ये सब उसके नाटक लग रहे थे। मैं घर की मदद के लिए रखे स्टाफ से कहकर खाना भिजवाता हूँ, दवा ले लेना। काम का बोझ भी तो बहुत है ना, तुमने अपनी सेहत का ध्यान रखना छोड़ दिया है, अंकल ने कहा। उनकी बात पर सूर्यांश थोड़ा पीछे होकर बैठा और अपनी गहरी निगाहों से उस लड़की को देखने लगा, जो इस वक्त गुलाबी नाइट ड्रेस में किसी बच्ची जैसी लग रही थी। अभी हाल में ही उसने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया था और उस पर बिजनेस का जुनून सवार था। सूर्यांश के हिसाब से उसे बिजनेस की एबीसी भी नहीं आती थी, बस उसे सूर्यांश को किसी तरह नीचा दिखाना था। अंकल मेरी बात सुनिए, वेदिका ने अंकल का हाथ थामते हुए जिद्दी अंदाज में कहा। वो सिर हिलाते हुए वहां से उठ गए। उन्हें सूर्यांश की सेहत की ज्यादा फिक्र हो रही थी। उनके जाते ही वेदिका ने सूर्यांश को तीखी नजरों से देखा तो सूर्यांश की नजर उसके गाल पर जा ठहरी, जहां दिन में उसने जोर से काटा था। वो जगह अभी भी लाल थी। न जाने क्यों वेदिका की पलकें झुक गई और दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। सूर्यांश उसकी हर हरकत नोट कर रहा था और जिस अंदाज में वो उसे देख रहा था, वेदिका को उलझन होने लगी। आज से पहले उसने कभी इतने गौर से नहीं देखा था। क्या है, आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? सूर्यांश की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। वो खुद को संभालते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। सोफे से अपना कोट उठाकर वो उठा ही था कि उसे चक्कर सा आ गया। वेदिका उसे देख ही रही थी। उसने बिना सोचे समझे लपक कर उसकी बाहें थाम ली और सहारा दिया। तुम ठीक हो? इस बार वेदिका के लहजे में चिंता साफ झलक रही थी। सूर्यांश ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली, धीरे से अपनी बाहें छुड़ाई और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तौबा है, इतना घमंड किस बात का है? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी चिंता की जाए। वेदिका उसका व्यवहार देखकर अंदर ही अंदर सुलग गई। तो किसने कहा कि मेरी चिंता करो? मुझसे दूर रहा करो, फालतू में चिपकने की जरूरत नहीं है। वो भी बिना मौका गंवाए खरी खरी सुना गया। ओह हेलो मिस्टर सूर्यांश राठौर, तुम्हारे अंदर ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हारे साथ चिपकूंगी? वेदिका उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। क्यों, दिन में महसूस नहीं किया था क्या? वो अर्थपूर्ण ढंग से बोलता हुआ उसे सुलगाकर चला गया। बेशर्म इंसान, बिल्कुल घिनौना है। वो पैर पटकती हुई वहां से बाहर निकल गई। सूर्यांश अपने कमरे में गया। शावर लेने के बाद अंकल ने खाना और बुखार की दवा उसके कमरे में भिजवा दी थी। थोड़ा खाना खाकर और दवा लेकर वो बिस्तर पर लेट गया और थकान के मारे उसकी आंख लग गई। आज के दिन का ज्यादा हिस्सा पुलिस स्टेशन में बीता था। उसके माता पिता और वेदिका के माता पिता एक साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे जब उनकी गाड़ी पर अचानक गोलियां चलाई गई और सब खत्म हो गया। उस हादसे को 3 साल गुजर गए थे, पर अभी तक ये सुराग नहीं मिला था कि वो सब किसने करवाया। एक गहरा राज था जिस तक सूर्यांश को पहुंचना था। इन सब में उसका दोस्त पुलिस अधिकारी स्वराज खन्ना उसकी बहुत मदद कर रहा था। कुछ सबूत हाथ तो लगे, लेकिन अभी भी मेन कड़ी गायब थी। जिस गाड़ी से फायरिंग की गई थी पुलिस ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वो गाड़ी चोरी की निकली। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 3 चेहरे ढके हुए हमलावरों ने गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सूर्यांश ने अपना सिर थाम लिया। उस गाड़ी पर 100 से ज्यादा गोलियां लगी थी। सूर्यांश की मां को एक गोली सीने और एक सिर पर लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
वेदिका की माँ को गोली दिल के पास लगी थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके पापा को 5 गोलियां लगी थी और वे भी नहीं बच सके, जबकि वेदिका के पापा को 2 गोलियां पसलियों में और एक सिर के पिछले हिस्से में लगी। वे 10 दिन कोमा में रहे और फिर उनका भी निधन हो गया। राठौर और खन्ना परिवार से एक साथ 4 अर्थियां निकली थी। सूर्यांश उन लम्हों को याद करता हुआ आज फिर तड़प उठा। वो कब्रिस्तान होकर आया था और काफी देर वहीं बैठा रहा। सूर्यांश उन चारों कब्रों को खाली निगाहों से देखता रहा। कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और अंकल अंदर दाखिल हुए। क्या बात है सूर्यांश, बेटा तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। वे अभी भी उसके लिए चिंतित थे। नहीं अंकल, मैंने दवा ले ली है, अब आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। फिर भी उसे आराम करने की सलाह देकर वे वहां से चले गए। अब उनका रुख वेदिका के कमरे की तरफ था, जहां वो कब की सो चुकी थी। अंकल उसके करीब आए, उसके बालों पर हाथ फेरा और उसे देखते हुए बाहर निकल गए। 6 महीने पहले इस हवेली में क्या कुछ बदल गया था, ये एक गहरा राज था जिसे फिलहाल कोई नहीं जानता था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सूर्यांश बैठा था। अरे मिस शर्मा, चिंता क्यों करती हैं? आज ही आपका काम पूरा हो जाएगा। वो अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी था। वेदिका ने अंकल को इशारा किया कि वे सूर्यांश से बात करें तो उन्होंने इशारे से उसे धैर्य रखने को कहा। सूर्यांश बेटा, वेदिका किसी नए प्रोजेक्ट की बात कर रही है तो बेटा करने दो उसे, बिजनेस का अनुभव होगा, अंकल ने धीरे से कहा। जूस पीते हुए सूर्यांश ने हाथ रोका और तल्ख अंदाज में बोला, अंकल अगर अनुभव ही हासिल करना है तो उसे कोई बिजनेस क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं पुराने बिजनेस को उसके कच्चे अनुभवों की भेंट नहीं चढ़ा सकता। ये सुनकर वेदिका का पारा चढ़ गया। उसे जैसे खुद तो बिजनेस में डिग्री होल्डर है ना, मैं भी हूँ, लेकिन इतनी समझ तो है कि कंपनी का अच्छा बुरा समझ सकूं। वो भी सख्त लहजे में बोली, हाँ बस तुम्हें कंपनी की चिंता है, हमारा तो मिशन ही कंपनी को बर्बाद करना है ना। सूर्यांश ताना मारता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं बता रही हूँ अंकल, मैं मिस्टर आशीष से आज मिलूंगी और उनके साथ ही प्रोजेक्ट करूंगी, हर हाल में। वेदिका भी जिद पर अड़ गई। तुम मिलना उस भ्रष्ट इंसान से, तुम्हारी टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगा। उसके बेहद करीब आकर सूर्यांश ने इतनी धीमी और सख्त आवाज में कहा कि वेदिका की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसके जाते ही वेदिका ने शिकवा करती निगाहों से अंकल को देखा। अरे मेरी बच्ची, जो करना है करो, सूर्यांश को मैं देख लूंगा, अंकल ने उसे शांत किया। स्वराज खन्ना की कॉल पर सूर्यांश मीटिंग छोड़कर बाहर निकला। क्या यार, मुझे लगा कोई जरूरी खबर सुनाने वाला है, तू तो अपनी शादी की खबर सुना रहा है। सूर्यांश ने उसे छेड़ा तो स्वराज ठहाका मारकर हंसा। ज्यादा बातें मत बना, हफ्ते भर बाद घर में शादी है, तुझे पहुंचना है और हो सके तो वेदिका को भी साथ ले आना। स्वराज की बात पर सूर्यांश के माथे पर बल पड़ गए। वो मेरी मंगेतर नहीं है और ना ही मेरा उसे घर लाने का कोई इरादा है। सूर्यांश का लहजा एकदम ठंडा हो गया। अच्छा चल, जैसे ठीक लगे, घर जरूर चक्कर लगाना, सब याद कर रहे हैं। वो प्यार से बोलकर कॉल काट गया, लेकिन अगले ही पल सूर्यांश के मोबाइल पर एक तस्वीर आई। वो और किसी की नहीं बल्कि वेदिका की थी, जो मिस्टर आशीष के साथ एक होटल में लंच कर रही थी। वेदिका के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी, जबकि आशीष उसे बहुत गौर से देख रहा था। सूर्यांश का खून खौल उठा। ये बाज नहीं आएगी, अब इसे अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। वो तुरंत गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर निकला। होटल में, ओ मिस्टर आशीष, आप सूर्यांश की चिंता ना करें, उसे मैं संभालूंगी। आप ये बताएं साइन कहाँ करना है? वेदिका ने फाइल देखी। अभी वो साइन करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसके हाथ से पेन छीन लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से खड़ी हुई और सामने खड़े शख्स को देखते ही पत्थर की तरह जम गई। सूर्यांश उसे घूर रहा था। सूर्यांश ने पेन को तोड़कर गुस्से में टेबल पर पटक दिया। तुम ये सब बंद करो। आवाज नीचे। सूर्यांश उसके बहुत करीब आकर दहाड़ा तो वेदिका डर के मारे कांप गई। मिस्टर सूर्यांश, आप गलत कर रहे हैं। सूर्यांश ने वेदिका की कलाई को सख्ती से दबोचा और पलटकर आशीष को एक खतरनाक नजर से देखा। आइंदा अगर अपनी खैर चाहते हो तो वेदिका से दूर रहना, वरना अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहोगे
और हाँ, इसे सिर्फ धमकी मत समझना। वो आशीष को चेतावनी देकर वेदिका को खींचते हुए बाहर ले आया। बाहर आते ही सूर्यांश ने उसे गाड़ी की अगली सीट पर धकेल दिया। उसका ये क्रूर अंदाज देखकर वेदिका सन्न रह गई। वेदिका का जी चाहा कि वो सूर्यांश का मुंह नोच ले। वो हमेशा उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करता था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने उसे पूरी रफ्तार में दौड़ाया। सूर्यांश, बस करो, क्या बदतमीजी है ये, गाड़ी रोको, वेदिका चिल्लाई। आवाज नीचे रखो, उसने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी। वो इस वक्त सख्त गुस्से में था। सूर्यांश उसे घर नहीं बल्कि शहर से बाहर एक पुराने बंगले पर ले आया था। वेदिका का दिल घबराकर धड़कने लगा। उतरो गाड़ी से, सूर्यांश ने हुक्म दिया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, न जाने कौन सी जगह है ये। वेदिका डर के मारे कांप गई। तुम उतर कर खुद अंदर चलोगी या मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊं? मेरा तुम्हें ले जाना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसकी धमकी सुनते ही वो चुपचाप नीचे उतर आई। इससे पहले कि वो उसे अंदर ले जाता, वेदिका ने वहां से दौड़ लगा दी और गेट के बंद होने के पहले बाहर निकलना चाहा, पर सूर्यांश भी उसके पीछे लपका और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। वो बस हाथ पैर मारती ही रह गई। छोड़ो मुझे, जंगली इंसान, कहाँ ले आए हो मुझे? वो उसे एक कमरे में ले गया, बिस्तर पर पटक दिया और अपनी टाई खोलकर उसी से वेदिका के हाथ बांधने लगा। वेदिका के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो? वो बुरी तरह घबरा गई। तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूँ। सूर्यांश ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। वेदिका का डर के मारे रंग उड़ गया। देखो सूर्यांश, करीब मत आना वरना मैं अंकल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगा? उसे खींचकर तकिए पर पटकते हुए सूर्यांश बिस्तर पर उसके करीब आ गया। तुम ऐसा कुछ नहीं। वो बोलते बोलते एकदम रुक गई जब सूर्यांश के हाथ उसकी शर्ट के बटन की तरफ बढ़े। एक एक करके सारे बटन खुल गए। वेदिका की आंखों में आंसू भर आए। सूर्यांश ने धीरे से अपना हाथ उसकी धड़कन पर रखा तो वेदिका ने रोते हुए अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसका रोना देखकर सूर्यांश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है वेदिका। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें उस घिनौने इंसान से मिलते देखा तो मेरी कसम मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगा। फिर बिजनेस तो दूर, तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहोगी। वो कठोर अंदाज में कहता हुआ पीछे हटा, उसके हाथ खोले और अपनी शर्ट ठीक करता हुआ बाथरूम में चला गया। वेदिका ने तुरंत उठकर अपनी शर्ट के बटन बंद किए। आंसू थे कि बहते जा रहे थे। मिस्टर सूर्यांश, तुम देखना अब कैसे तुमसे बदला लेती हूँ मैं। मुझे मजबूर करने का ख्वाब देख रहे हो, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वो आंसू पोंछते हुए मन में नफरत का तूफान लिए बैठी थी। दूसरी तरफ सूर्यांश पानी के नीचे आंखें बंद किए खड़ा था। वो जानता था कि वो वेदिका के साथ ज्यादती कर गया। वो थोड़ा सख्त हो गया था, पर उसकी जिद ने उसे मजबूर कर दिया था। जब वो बाहर निकला तो वेदिका वहां नहीं थी। वो जानता था कि वो जा चुकी होगी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक वेदिका के पास रखा एक भारी शोपीस उठाकर उसके सिर पर दे मारा। सूर्यांश का सिर घूम गया। खून की लकीरें उसके माथे से बहकर गर्दन तक आने लगी। मुझे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करोगी? अगर आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो एक बार फिर वार करने के लिए आगे बढ़ी तो सूर्यांश ने उसके हाथ से वो चीज छीनकर दूर फेंक दी और उसे जोर से दीवार के साथ धकेल दिया। वेदिका की कमर बुरी तरह दुख गई। सूर्यांश, मैं कसम खाती हूँ अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दे रही थी। सूर्यांश ने उसे एक तरफ धक्का दिया। तुम अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी सूर्यांश राठौर तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। तुम हो क्या जो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? सूर्यांश की बात सुनकर वेदिका सुलग उठी। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि तुम मेरे करीब आओ। आइंदा मेरे पास आने की कभी कोशिश मत करना, समझे? वो उसे चेतावनी देती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सूर्यांश अपना सिर थामे वहीं बैठ गया। उसका जी चाह रहा था कि सब खत्म कर दे, पर अब बस, अब वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। वो अंकल से कहकर तलाक के कागज तैयार करवाएगा और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा। वो इस वक्त जिस मानसिक स्थिति में था उसमें वो वेदिका को छोड़ने तक का इरादा कर चुका था।
एक हफ्ता बहुत तेजी से गुजरा, दोनों के बीच बातचीत तकरीबन बंद हो गई थी। वेदिका ज्यादा घर में ही रहने लगी, जबकि सूर्यांश अपने दोस्त स्वराज की शादी की तैयारियों में बिजी था। इस एक हफ्ते में कुछ और हो ना हो, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अंकल का व्यवहार वेदिका को बहुत अजीब लग रहा था। जब भी वे उसके करीब बैठते या कंधे को छूते तो वेदिका को उनका स्पर्श बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उनसे दूर होने की कोशिश करती, लेकिन वे बार-बार उसके करीब आने की कोशिश करते। वेदिका खुद को समझाती कि वे उसके पापा के पुराने दोस्त हैं, लेकिन एक लड़की होने के नाते वो उनकी आंखों में छिपी अजीब-सी चमक और उनके छूने के तरीके को समझ पा रही थी। आज तो हद ही हो गई। बात करते-करते अचानक अंकल ने वेदिका की जांघ पर हाथ रखा और जोर से दबाया। वेदिका बिजली के झटके की तरह उनसे दूर हटी। क्या हुआ मेरे बच्चे? मैंने तो बस प्यार से हाथ रखा है। इतना मजाक और प्यार तो चलता ही है। वह उठकर उसके और करीब आए तो वेदिका 2 कदम पीछे हट गई। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वो वहां से भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो अपनी जांघ को देखने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां किसी ने गर्म सलाख छू दी हो। वो फौरन बाथरूम में गई और उसे रगड़-रगड़ कर धोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल कहता कि अंकल ऐसे नहीं हो सकते। वे तो अभिभावक जैसे हैं, लेकिन उसका मन कुछ और ही इशारा कर रहा था। वो नहाकर बाहर आई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वेदिका का दिल डर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने अंकल थे, हाथ में खाने की ट्रे लिए। बेटा, तुम बिना खाना खाए ही आ गई थी, इसीलिए तुम्हारे अंकल खुद तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। आओ साथ बैठकर खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप वापस ले जाइए। वेदिका ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन अंकल ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, साथ बैठकर खाना है तो खाएंगे, चलो अंदर आओ। वह ट्रे लेकर कमरे में सोफे की तरफ बढ़ने लगे। वेदिका को उन्हें इस तरह बेझिझक अंदर आते देख डर लग गया और वो भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते समय उसका पैर बुरी तरह फिसला। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, सूर्यांश जो अभी-अभी ऊपर आ रहा था, उसने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वेदिका सूर्यांश से बुरी तरह टकराई। काफी दिनों बाद वो उसके इतने करीब थी। वेदिका ने डर के मारे आंखें खोली। सूर्यांश को सामने देखकर उसकी आंखों में पहली बार राहत के आंसू थे। वो बेख्तियार उसके सीने से लिपट गई। सूर्यांश उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया। अगले ही पल ऊपर सीढ़ियों पर अंकल खड़े दिखाई दिए। अरे सूर्यांश, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। आओ सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। वह मुस्कुराकर बुला रहे थे, जबकि वेदिका सूर्यांश के सीने से चिपकी कांप रही थी। सूर्यांश उसकी हालत समझ नहीं पाया। वेदिका दूर हटो, उसने धीरे से कहा। वेदिका ने मना करते हुए सिर हिलाया और मजबूती से उसके सीने में छिप गई। सूर्यांश को अंकल के सामने बहुत अजीब लग रहा था। तुम दोनों अपने पल बाद में पूरे कर लेना, अभी अंदर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अंकल तंज कसकर वहां से चले गए। सूर्यांश को उनके लहजे पर हैरानी हुई, पर उसने सिर झटक दिया। इससे पहले कि वो वेदिका को पीछे करता, वो खुद ही दूर हट गई। वो किसी बात से बुरी तरह खौफजदा थी, पर सूर्यांश समझ नहीं पाया। अगले दिन नाश्ते की मेज पर सूर्यांश शहर से बाहर जा रहा था। यही कोई 2-3 दिन का काम है, सूर्यांश ने बताया। मैं भी सूर्यांश के साथ जाऊंगी, वेदिका ने कड़े लहजे में कहा। तुम वहां जाकर क्या करोगी? सूर्यांश का लहजा सर्द और सपाट था। वही जो तुम करोगे। बिजनेस सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। अब मैं तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में साथ जाऊंगी। वेदिका ने अपनी बात पर जोर दिया। सूर्यांश उसे घूरने लगा। अंकल, आपने इसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, पर मैं बता रहा हूँ, वहां इसने कोई भी गड़बड़ की तो मैं इसे वहीं छोड़ाऊंगा। सूर्यांश गुस्से में बाहर निकला। सफर के दौरान कार में सूर्यांश गाड़ी चला रहा था। वेदिका गानों की लिस्ट बदल रही थी, जिससे सूर्यांश चिढ़ रहा था। मुझे भूख लग रही है। कुछ देर बाद वेदिका ने ऑर्डर दिया। बस पहुंचने वाले हैं, वहीं होटल में डिनर कर लेना। नहीं, मुझे बर्गर खाना है, अभी इसी वक्त। उस दुकान पर गाड़ी रोको। वेदिका ने हाथ से इशारा किया। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ, अपनी हद में रहो। सूर्यांश ने जैसे ही कार का मोड़ काटा, गाड़ी रुककर बंद हो गई। चुप रहो, अंदर ही बैठो, मैं गाड़ी चेक करता हूँ। सूर्यांश ने बोनट उठाया ही था
कि उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घेर लिया। सर आप साइड पर हो जाए, हम देखते हैं। आप गाड़ी में जाकर बैठें। हेड गार्ड ने कहा। जब सूर्यांश वापस पैसेंजर सीट की तरफ आया तो वेदिका वहां नहीं थी। सूर्यांश का दिल धड़कना बंद हो गया। वेदिका, वेदिका, वो पागलों की तरह चिल्लाया। वो हर जगह उसे ढूंढने लगा। जब वो सामने से उसे आते हुए दिखाई दी तो उसके हाथ में 2 बर्गर थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाह मुस्कान थी। वेदिका ने बर्गर का एक निवाला लिया और शांति से पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सूर्यांश ने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में वो इस वक्त कुछ नहीं कह सकता था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने उसे पूरी रफ्तार में दौड़ाया। खाते खाते वेदिका के गले में निवाला अटक गया। वो बुरी तरह खांसने लगी। उसे पानी चाहिए था। सूर्यांश को उसके इस व्यवहार पर इतना गुस्सा था कि उसने बिना परवाह किए गाड़ी चलाना जारी रखा। वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उसकी हालत देखकर सूर्यांश ने आखिरी में पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन उसे देखना भी गवारा नहीं किया। कुछ ही देर में वे होटल पहुंच गए। होटल का कमरा बुक करते समय सूर्यांश ने 2 अलग-अलग कमरे लिए। सूर्यांश ने अपना कार्ड स्वाइप किया और अपने कमरे में चला गया। वेदिका भी गहरी सांस भरती हुई अपने कमरे में चली गई। होटल के कमरे में उसे अकेले रहना बहुत अजीब लग रहा था। वो बहुत ही सावधानी से अपने कमरे के बाहर निकली और सूर्यांश के कमरे का दरवाजा कार्ड से खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सूर्यांश बाथरूम में था। जब वो बाहर निकला तो वेदिका को देखकर वो चौंक गया। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? सूर्यांश हैरान था। वेदिका ने बिना परवाह किए कहा, मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा, मुझे नहाना है। सूर्यांश को समझ नहीं आया कि वेदिका के पास उसके कमरे का कार्ड कैसे आया। वो अपने बैग की ओर मुड़ा, तभी वेदिका ने बाथरूम के अंदर से चिल्लाकर कहा, प्लीज तौलिया पकड़ा दो। सूर्यांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने अपना तौलिया उसे दे दिया। अगले ही पल वेदिका तौलिया लपेटे बाहर निकली तो सामने सूर्यांश को बिना शर्ट के देख वो चीख पड़ी और अपना रुख मोड़ लिया। सूर्यांश उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर मौजूद उस पुराने निशान को देखते ही उसके लहजे में एक अजीब सा खिंचाव आ गया। वो उसकी सुराहीदार गर्दन के करीब झुक गया। वेदिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सूर्यांश के स्पर्श ने उस कमरे का माहौल पूरी तरह बदल दिया। नफरत, नाराजगी और कड़वाहट के बावजूद वे दोनों एक दूसरे के करीब खींचे चले आए। उस रात वे अपने बीच की सारी दूरियां मिटा बैठे। अगली सुबह वेदिका की नींद सूर्यांश की और उसके बढ़ते गुस्से और एहसासों के कारण खुली। वो सूर्यांश की शर्ट पहने हुई थी। बहुत बुरे हो तुम, मेरे अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाया है तुमने। वेदिका धीरे से बुदबुदाते हुए उसे मारने लगी। सूर्यांश ने उसकी कलाइयां थाम ली। होश में तो हो, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मेरा पूरा हक है तुम पर। वो थोड़ा बिगड़ कर बोला, पर अभी हमारी शादी तो नहीं हुई है, वेदिका ने तर्क दिया। सूर्यांश ने उसे बिस्तर पर गिराते हुए कहा, मेरे साथ इतनी दूर आ गई, अब भी तुम्हें रस्मों की पड़ी है। उधर महल के तहखाने का दरवाजा खुला। एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ जो सूर्यांश और वेदिका के अंकल की तरह ही दिखता था। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी पोती बहुत चालाक निकली। वो अपने दुश्मन के साथ दूसरे शहर निकल गई। अंकल जो वहां कुर्सी से बंधे हुए थे, इस हालत में भी वे खुश थे कि उनकी पोती सुरक्षित थी। ये वो व्यक्ति था जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अंकल जैसा रूप धारण कर लिया था। तुम जो मर्जी कर लो, मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अंकल ने कमजोर आवाज में कहा। वो बहरूपिया गुस्से में बाहर निकला। वो पिछले 3 महीनों से महल में रहकर योजनाएं बना रहा था। वो वही था जिसने इनके माता पिता की हत्या करवाई थी। उसकी असली पहचान और उसका मकसद बहुत जल्द खुलने वाला था। सूर्यांश ने वेदिका के गालों को थपथपाते हुए कहा, तुम तो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो जैसे सिर्फ मेरी मर्जी शामिल थी। क्या तुम्हारा अपना दिल नहीं था? वेदिका ने विरोध किया। मैं तो बस नहाने आई थी। सूर्यांश उसके करीब झुकते हुए मुस्कुराया। तो मैंने तुम्हें नहाने की वजह दे दी। जब वो उसे रात वाले कमरे में वापस लाया तो वेदिका के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे छोड़ो, मुझे अपने कमरे में जाना है। वो उसे पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी। बहाने मत बनाओ, अगर जाना होता तो मेरे जागने से पहले ही चली जाती। अब तुम्हें कोई नहीं जाने देगा। सूर्यांश उसकी गर्दन पर झुका तो वेदिका की सांसें तेज हो गई।
उसके स्पर्श ने वेदिका के अंदर एक अजीब सी घबराहट और एक नई भावना पैदा कर दी थी। वो समझ गई थी कि रात भर की नजदीकियों ने उन्हें एक दूसरे से किस हद तक जोड़ दिया है। अगले कुछ घंटों में वो तैयार हुए। सूर्यांश को एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। होटल के रेस्टोरेंट में वे खाना खा रहे थे, तभी अचानक अंकल वहां पहुंचे। उन्हें देखकर सूर्यांश हैरान रह गया, लेकिन वेदिका के चेहरे की रंगत उड़ गई। अरे अंकल, आप अचानक यहाँ? बेटा, मैं तो एक पुराने दोस्त को देखने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इस होटल में रुके हो। अंकल ने गहरी निगाहों से वेदिका को देखा तो वेदिका ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सूर्यांश को वेदिका का ये बर्ताव बुरा लगा, पर वो खामोश रहा। सूर्यांश अपना और वेदिका का सामान लेने के लिए होटल के कमरे की ओर गया। क्या बात है वेदिका, अंकल से इतनी दूरी क्यों? अंकल उसका हाथ थामने आगे बढ़े तो वेदिका ने झटके से उनका हाथ हटा दिया। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे पापा जैसे हो। अंकल ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। तभी सूर्यांश को वापस आते देख उन्होंने फौरन अपना लहजा बदल लिया। वेदिका ने उन्हें जोर से धक्का दिया और वे अनियंत्रित होकर पीछे जा गिरे। वेदिका, ये क्या बदतमीजी है? सूर्यांश ने फौरन आगे बढ़कर अंकल को सहारा दिया। सूर्यांश, उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वेदिका चिल्लाई, पर उसके हाथ पर पड़े उंगलियों के निशान सूर्यांश को कुछ और ही कहानी बता रहे थे। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमागी संतुलन को क्या हो गया है? सूर्यांश ने उसे कलाई से पकड़कर वहां से खींच लिया। वो अब वेदिका की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि वेदिका जानबूझकर अंकल को निशाना बना रही है। महल पहुंचने पर भी दोनों के बीच सन्नाटा था। सूर्यांश को अंकल के व्यवहार में आए बदलाव का एहसास काफी पहले से ही था, पर पक्का सबूत न होने के कारण वो चुप था। उसने पूरे घर में गुप्त कैमरे लगवा दिए थे। आज उसे अपनी छानबीन का फल मिला। तहखाना खुलते ही उसने देखा कि वहां असली अंकल रस्सियों से बंधे हुए थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। सूर्यांश ने तुरंत अपने विश्वसनीय लोगों के साथ उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्हें पता चला कि वो बहरूपिया पिछले 3 महीनों से उनकी जगह ले रहा था। जैसे ही उसे ये पता चला, सूर्यांश का ध्यान वेदिका की ओर गया। वेदिका, वो घबराकर अपने कमरे की ओर भागा, पर वहां कोई नहीं था। उसे स्टोर रूम से हल्की सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, देखा कि वो बहरूपिया वेदिका पर हमला कर रहा था। वेदिका ने बहादुरी से उस एक चाकू उसके पेट में घोंप दिया। सूर्यांश ने फौरन उसे संभाला और उस बहरूपिये को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में सूर्यांश ने वेदिका को अपने कमरे में लाकर होश में लाने की कोशिश की। वेदिका, आंखें खोलो। वो बेचैनी से उस पर पानी के छींटे मारने लगा। वेदिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सूर्यांश, वो अंकल नहीं है, हमारे असली अंकल। उसके गले से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। सूर्यांश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसे गले से लगा लिया। उस रात नफरत और गलतफहमी का वो काला बादल छट गया, पर आने वाले दिनों की चुनौतियां अभी बाकी थी। वेदिका की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। सूर्यांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर प्यार से किस करते हुए कहा, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। असली अंकल अब घर लौट आए थे। पिछले 3 महीनों से उस बहरूपिये ने उन्हें कैद में रखा हुआ था। उस आदमी का नाम अशोक था, जो सूर्यांश के दादा का सौतेला भाई था। वो जायदाद के लालच में हमेशा से अंकल से लड़ता रहा था। जब उसे संतान सुख नहीं मिला तो अंकल के परिवार की खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। अब वो पुलिस की गिरफ्त में था और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा तय थी। अंकल के ठीक होने के बाद महल में उत्सव का माहौल था। एक भव्य समारोह में सूर्यांश और वेदिका की शादी संपन्न हुई। रात के सन्नाटे में जब महल के कमरे की लाइटें धीमी की गई तो माहौल में एक अलग ही खिंचाव था। सूर्यांश ने झुककर वेदिका की गर्दन के पास अपने होंठ टिका दिए। उसकी हर सांस वेदिका के शरीर में एक सिहरन पैदा कर रही थी। आज रात के लिए क्या सोचा है? सूर्यांश की मखमली आवाज उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह घुली। वेदिका ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सूर्यांश ने उसे अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। उसने वेदिका की शर्ट के बटन धीरे धीरे अपनी उंगलियों से खोले। कपड़े गिरने की आवाज उस शांत कमरे में गूंज उठी।
सूर्यांश की नजरें वेदिका के हर एक अंग पर ऐसे ठहर रही थी जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। उनका डार्क रोमांस अब चरम पर था। सूर्यांश ने अपने होठों से वेदिका की कोमल त्वचा पर निशान बनाने शुरू किए। वेदिका की सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी। वो सूर्यांश के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे और करीब खींच रही थी। सूर्यांश की जुनूनी शिद्दत उसे पूरी तरह निढाल कर रही थी। वो उसे अपनी रूह की गहराइयों में उतार लेना चाहता था। उस मिलन में नफरत का नामो निशान नहीं था, बस एक दूसरे को पूरी तरह पा लेने की भूख थी। सूर्यांश ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उसके जिस्म की हर हरकत पर वेदिका का वजूद कांप उठता था। उसने वेदिका की गर्दन को अपने होठों की गिरफ्त में लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। सूर्यांश के स्पर्श ने वेदिका के अंदर की सारी झिझक को राख कर दिया था। वो रात उनके प्यार और जुनून के समर्पण का प्रतीक थी। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की पहली किरण अंदर आई तो वेदिका सूर्यांश की बाहों में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन दोनों ने नफरत की आग को प्यार की चादर से ढक लिया था। अतीत के सारे जख्म अब भर चुके थे। बाहर बगीचे में पक्षियों की चहचहाहट थी और घर में नई खुशियों का आगमन हो रहा था। सूर्यांश ने सोते हुए वेदिका के माथे को चूमा। अब वे सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की रूह का हिस्सा बन चुके थे। उनके बीच की वो जंग जो नफरत से शुरू हुई थी, अब एक खूबसूरत रिश्ते के मुकाम पर खत्म हुई थी।